वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि पार्ट 1 था, जिसमें हमने उसके डेफिनेशन, बैकग्राउंड, पर्पस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम बेसिकली कंटेंट्स क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी पे एक डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस है या इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेंस ट्रांजैक्शन है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं, या फिर हम उसे क्यों इतना इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। तो कंटेंट्स है, पहला तो है कि कंपनी का नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, and obviously the association clause. So these are the contents which a memorandum of association of any company incorporates within it. तो हम सारे क्लॉजेस को वन बाय वन देख लेते हैं। नेम क्लॉज से मतलब है कि जो कंपनी है, जो इनकॉर्पोरेशन है, द नेम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज़ द सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस। हम उसके नाम से ही उसे बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। Now the name of any incorporation or a company should not be first is identical to the name of any existing company. It should not contravene the provisions of the Emblems and the Name Act. It should not be considered by the central government as undesirable. It should not be suggestive of government's patronage, and it should not include cooperatives. अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, यहाँ पर क्या होता है कि जो नेम ऑफ द स्टेट है जहाँ पर हम कंपनी के ऑफिस को रजिस्टर करने वाले हैं, इट्स टू बी सिचुएटेड, वो हमें मेंशन करना होता है कि हम इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को किस स्टेट में बनाने वाले हैं या सिचुएट करने वाले हैं या लोकेट करने वाले हैं, उस स्टेट का नाम चाहिए हमें। हाँ, एक चीज़ और कि हमें एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सेक्शन 12 क्लॉज 1 जो है कंपनीज एक्ट का, ये बताता है कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 30 days ऑफ डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज़ अर्लियर। तो अब इन दोनों टाइम फ्रेम के लिमिटेशन के विद इन ही हमें रजिस्टर्ड ऑफिस की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना होगा। इस पॉइंट ऑफ फैक्ट के पास में जो नोटेबल पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत वो ये है कि कंपनीज जो होती हैं वो यूजुअली जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है उसे नोटिफाई कर देती हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है बिकॉज इट सेट्स आउट द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड and the kind of activities it intends to carry out. अब ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये आप कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेन ऑब्जेक्ट, द सेकेंड वन इज अदर ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज हमें वो स्टेट्स मेंशन करने होंगे जहाँ पर इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एक्सटेंड करेंगे। नाउ यू नीड टू मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट ओवर हियर कि जो कंपनीज एक्ट 2013 का है उसने उस क्लासिफिकेशन को डिस्पेंस कर दिया है। अब सिर्फ 2 चीज़ें मेंशन करनी है। पहला तो जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और दूसरा ऐसे मैटर्स, इंसिडेंटल मैटर्स जो नेसेसरी हैं उसकी फर्दरेंस के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज का पर्पस क्या होता है? तो पहला तो टू नो द यूज़ ऑफ देयर इन्वेस्टेड मनी, कि हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता चल सके, या जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पता चले कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो आखिर किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाला है, प्रोटेक्शन क्रेडिटर्स को देने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब यहाँ पर जो कंपनी है, इट कैन डू एनीथिंग विच इज़ इंसिडेंटल टू एंड कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन द पावर्स स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, एंड वो जो इंसिडेंटल एक्शंस लिए जाएंगे वो सारे एक्ट्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रावायलेंस। द नोटेबल पॉइंट ओवर हियर इज कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या जो ऑब्जेक्ट है, इट शुड नॉट बी इलीगल एंड इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं
कि कोई भी कंपनी हम इस ऑब्जेक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते कि हम उस कंपनी के द्वारा गैम्बलिंग का बिजनेस चलाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट या नोटेबल पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि जो सेबी है आपका, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके सर्कुलर नंबर 4/92, इसके हिसाब से जो कंपनीज हैं जो नॉन ट्रेडिंग है, दे मस्ट स्पेसिफाई ऑल द स्टेट्स इन विच दे वुड बी ऑपरेटिंग, स्पेशली फॉर द म्यूचुअल फंड्स कंपनी। जब हम ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं तो हम पहले तो ये बोलते हैं कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है दैट शुड नॉट बी इलीगल, दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स असाइंड टू द कंपनी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स यही कहती है बियॉन्ड पावर कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो सारे काम इलीगल होंगे। तो कंपनी शुड कन्फाइन इट्स एक्टिविटीज़ विद इन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड एन act which is ultra vires is void and does not bind the company. Neither the company nor the other contracting party can sue each other for ultra vires act. यानी ऐसा कोई भी एक्ट जो कि बियॉन्ड पावर या बियॉन्ड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स किया गया है आप उसके लिए कंपनी को सू नहीं कर सकते हैं। दिस अ केस एशबरी वर्सेस रिश। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो ये था कि जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश की जा रही है टू सेल, लेंड और हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स प्लस ऑल काइंड ऑफ रेलवे प्लान्स एंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कंपनी ने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ विद रिश टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। अब जो कंपनी थी उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया। अब ये जो एक्ट था ये अल्ट्रा वायर्स द कंपनी था, तो रिश ने सूट ब्रॉड किया डैमेजेस के लिए और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कंटेंशन ये थी कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट वाज विद इन द एम्बिट ऑफ दिस टर्म, एंड सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वाज रैटिफाइड बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इट वॉज रूल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रा वायर्स एंड नल एंड वॉइड, क्योंकि वो बियॉन्ड पावर था। अब इवॉन्स वर्सेस ब्रनर मॉन्ड एंड कंपनी के केस में क्या हुआ कि जो ग्रांटिंग मनी थी बाय केमिकल मैन्युफैक्चरर्स टू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिंस incidental to the company's main objective, hence it was not ultra wires and rather intra wires and valid. Now let's just quickly see what are the consequences of ultra wires transactions. तो पहला तो हो सकता है कि इंजंक्शन हो जाए या जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें पर्सनली लाइबल किया जाए, ब्रीच ऑफ वारंटी हो, प्रॉपर्टी जो है वो अक्वायर कर ली जाए, या उस कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर दिया जाए, या टॉर्ट के अंदर लाइबिलिटी बना दी जाए। इंजंक्शन की अगर बात करें तो मेंबर्स जो हैं वो इंजंक्शन दे कैन गेट एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन द कंपनी where an ultra wires act has been or is about to be undertaken. अब directors may be held personally liable जहाँ पर funds can be utilized for carrying out its authorized objectives. तो ट्रेवर वर्सेस विटवर्थ केस में ये बोला गया कि अगर कोई डायरेक्टर अल्ट्रा वायर्स पेमेंट करता है he can be held personally liable and he would be compelled to refund the money. और अगर उस मनी का इंटेंशनल मिसयूज़ होता है तो वहाँ पर पर्सनली सू किया जा सकता है उसे फ्रॉड और डिसीट के लिए। ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है कि डायरेक्टर्स को जो है कंपनी के पावर्स के लिमिट के अंदर ही काम करना चाहिए। अगर डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो डायरेक्टर्स को क्रिमिनली लायबल किया जा सकता है। इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है इट माइट रिमेन सिक्योर्ड। जो अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर वॉइड एब इनिशियो एंड दे कैन नॉट बिकम वैलिड इवन बाय द रैटिफिकेशन। तो जैसे कि हमने उस केस में देखा कि भले ही एशबरी रिश के केस में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने रैटिफाई किया था बट चूंकि वो अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट था इट कैन नॉट बी टर्न्ड इंट्रा वायर्स एंड वैलिड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एक बार जो ऑब्जेक्ट क्लॉज बन गया क्या हम उसे फर्दर ऑल्टर कर सकते हैं। तो सेक्शन 12 द कंपनीज एक्ट 1882 परमिटेड टू ऑल्टर द MOA फॉर टू पर्पजेस, फर्स्ट टू रेज इट्स कैपिटल एंड टू चेंज इट्स नेचर, बट the note was that it could not alter its object clause. फिर फर्दर कंपनीज एक्ट 1895 के सेक्शन 8 में ये बोला गया कि जो MOA है हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं टू इनेबल द कंपनीज टू ऑल्टर देयर ऑब्जेक्टिव क्लॉज टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली। फिर फर्दर
Section 17 of the Companies Act 1956 and the actual representation of the Section 17 is Section 13 of the Companies Act 2013. It allowed the alteration of objects within certain defined limits and दो तरह के लिमिट्स लगाई गई, substantive और procedural. Substantive limit का मतलब company may alter its object for any of the following purposes. पहला, to carry on its business more economically and efficiently, but cannot make substantive alteration in its original activities. दूसरा, to enable the company to carry on its main purpose with new and improved means. That is to say, a company may avail of the advantage of new scientific discoveries या जो टाइम टू टाइम टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं उनकी मदद लेके जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स में ऑल्टरेशन अलाउ कर सकते हैं. तीसरा पर्पस हो सकता है सब्सटैंटिव लिमिट के अंदर की टू एनलार्ज द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन. फोर्थ पर्पस कुड बी टू इनकॉर्पोरेट एनी न्यू बिजनेस इनटू द एग्जिस्टिंग वन. Fifth is to restrict or abandon any of the objects specified in the memorandum. Sixth one would be to amalgamate a company with the another company. So these are the substantive limits, या these are the purposes for which a company may alter its objects. अब हम प्रोसीजर की अगर बात करें कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन, तो देयर इज़ दिस फ्लो चार्ट आई हैव प्रोवाइडेड फॉर यू ऑल so that you can better understand this concept कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव जो हम मेमोरेंडम के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. तो पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जो कि कंफर्म किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इस रेजोल्यूशन को कंफर्मेशन देने की मतलब डिस्क्रिशन है या मैंडेटरी है कंफर्म करना. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो ईदर कंफर्म करें और रिफ्यूज़ कर दें. बट टू कंफर्म इट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि क्रेडिटर्स को सफिशिएंट नोटिस दी गई है इस ऑल्ट्रेशन के रिगार्ड में और जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुए उसके लियू में उन्हें प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया गया. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस सेंड करेगी ऑल्ट्रेशन की रजिस्ट्रार को, वो ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए नोटिफाई करेंगे. फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट में इम्पोज रीजनेबल कंडीशन ऑल्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए. नोटेबल पॉइंट यहाँ पर ये है कि कभी कभी चेंज इन ऑब्जेक्टिव क्लॉज मे रिक्वायर चेंज इन कंपनीज नेम एज वेल, जो कि एक्चुअली इंडिकेट करता है कि अब हमने अपना बिजनेस में कुछ ऑल्ट्रेशन किया है, कुछ ऐड किया है, कुछ सब्सट्रैक्ट किया है. द नेक्स्ट स्टेप इज एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम फाइल्ड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार विदिन 3 months ऑफ द ऑर्डर. ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी एंड देयर आफ्टर जो रजिस्ट्रार होंगे वो रजिस्टर करेंगे उस ऑल्टरेशन को और उसके साथ ही साथ 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट इशू करेंगे. अभी जो सर्टिफिकेट इशू किया गया बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज दैट वुड बी द कंक्लूसिव एविडेंस रिगार्डिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ ऑल्टरेशंस विच हैव बीन कंप्लाइड विद. So the notable point over here is कि there shall not be allowed any alteration of the object and it will not be effective until it is registered with the registrar of companies. यानी हम अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ हमें रजिस्टर करना होगा, जो अभी हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोसेस डिस्कस किया उसके अंतर्गत. एंड इफ़ अ कंपनी फेल्स टू फाइल सच डॉक्यूमेंट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, such alterations and all the connected proceedings shall be considered void plus inoperative. बट ये जो void डिक्लेयर किया जा रहा है या inoperative डिक्लेयर किया जा रहा है प्रोसीडिंग्स को that is basically not absolute. हम कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन लगाए जाने पे उस ऑल्ट्रेशन ऑर्डर को फिर से रिवाइव कर सकते हैं. सो ये सारे कॉम्पोनेंट्स थे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर. माय बैड. Thank you so much.